हेलो एवरीवन। तो देखो चैप्टर 27 पढ़ेंगे हम लोग 11th आईएससी का फिजिक्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इसका नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में क्या आ जाए, अगर दो वेव्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो लिखो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट of each particle of medium at any instant is equal to vector sum of displacement, vector sum of displacement produced by two waves separately, ठीक है, each called principle of superposition, each called principle of superposition। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दो वेव्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देता है। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो डेली लाइफ में कहाँ पे ये तुम्हें देखने को मिलेगा, जब दो वेव इंटरफेयर करते हैं तो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो फर्स्ट है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। दूसरा पॉइंट है बीट्स भी क्रिएट करता है, बीट्स। ठीक है ना, बीट्स तो तबला वबला बजाते हैं तो बीट्स क्रिएट होता है ना। दो वेव्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो बीट्स क्रिएट करता है। जैसे जस भी तबला बजा रहा है, मैं भी बजा रहा हूँ, तो एक दोनों तालमेल बिठाते हैं ना, तो जो म्यूजिकल साउंड क्रिएट होता है उसको बीट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स का होता है, वो भी वेव क्रिएट कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी का, उसको स्टेशनरी वेव्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लिगागस फिगर, ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। तो इसमें फर्स्ट क्या है जी, देखो इसका डायग्राम ये नहीं ना, चलो लिख लो ये डायग्राम। ये जब इंटरफेरेंस करेगा जब दो कोहेरेंट सोर्स होगा सेम एम्पलीट्यूड वाला, तो इसका स्टेटमेंट लिख लो, व्हेन टू हार्मोनिक वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी मतलब कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट वेव्स travel in a medium simultaneously in the same direction, then their superposition, then due to their superposition resultant intensity
intensity at any point of medium is different from sum of intensity of two waves. ठीक है, दो का इंटरफेरेंस होगा तो हाई इंटेंसिटी क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं. ठीक है, यहाँ तक लिखो. पॉजिटिव दो वेव्स आपस में मिलेंगे ना तो उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है. देखो, सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स. ठीक है, एट सम पॉइंट, देखो एट सम पॉइंट्स, at some point intensity of resultant wave is very large. ठीक है, अगर कंस्ट्रक्टिव वेव होगा तो हाई इंटेंसिटी होगा, अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो लो इंटेंसिटी होगा. while at, साथ में लिखो तुम लोग भी, while at some point it is very low या very small or zero. ठीक है, this phenomenon is called interference. this, ठीक है, हाई और लो आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, is called interference. ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स. इंटरफेरेंस इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव. अगर हाई इंटेंसिटी आएगा तो उसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, लो आएगा तो डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं. तो ये पॉइंट लिख लो, इंटरफेरेंस इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव at points where resultant intensity is maximum. और जब जीरो आएगा तो उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं. डिस्ट्रक्टिव at points where resultant is zero, where resultant intensity is minimum or zero. ठीक है, तो इसको मैं फॉर्मूला से प्रूफ करके भी बताता हूँ. तो फर्स्ट वेव मान लो, फर्स्ट वेव है आपका y1 इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के ऑफ एक्स. दूसरा है y2 इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5. ठीक है, फेज एंगल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो रिजल्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो y इक्वल टू y1 प्लस y2. तो दोनों का वैल्यू डाल के और सॉल्व करो, ऐड करो. तो y इक्वल टू y1 का वैल्यू क्या है, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5. ठीक है, अभी ये वाले को एक्सपैंड कर दो, इसको a प्लस बी पे एक्सपैंड करो. तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन a प्लस बी क्या होता है उसको मैं अप्लाई करूंगा. साइन ऑफ a कॉस ऑफ b प्लस कॉस ऑफ a
साइन ऑफ बी, ठीक है, ये एक्सपेंशन फॉर्म है साइन ए प्लस बी का, तो इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, इसको ऐसे ही रखता हूँ, तो y इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, cos ऑफ फाइव प्लस a2 ये बन जाएगा cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये साइन ऑफ फाइव यहाँ तक क्लियर है? ये समझा? देखो a2 तो कांस्टेंट है, तो ये साइन ए कॉस बी, फिर ये कॉस ए साइन बी, समझा ना? फॉर्मूला अप्लाई किया। तो अभी देखो जी, साइन वाले को साथ में ले लो, कॉमन है किसी में? बताओ, कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? एक मिनट पॉज करना दो। अभी ध्यान से देखो, ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? ये दोनों में से बताओ, ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है ना, तो इसको बाहर ले लेंगे, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें क्या बचा? a1, इसमें क्या बचा? a2 cos ऑफ फाइव, बराबर ना? देखो ये वाला दोनों कॉमन ले लिया बाहर, इसमें बचा a1, ब्रैकेट में डालना है, फिर प्लस a2 cos फाइव, ये समझा? फिर ये इसको ऐसे ही लिख दो, ये बचेगा a2 साइन ऑफ फाइव को इधर ले लिया, cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ तक क्लियर है? तो देखो a1 प्लस a2 cos फाइव को मैं r cos थीटा ले लेता हूँ, ये कहीं दिख रहा है तुम्हें? इसको क्या लिया? r cos थीटा, ठीक है, और a2 साइन ऑफ फाइव को क्या ले लिया? r साइन थीटा ले लिया, इसको क्या ले लिया? r साइन थीटा, ये समझा? यहाँ तक लिखो, फिर बता दो, ठीक है? तो ये पॉइंट तूने लिख लिया, तो अभी ये वैल्यू डाल देता हूँ, इसके जगह पे क्या डाल देता हूँ? पहले लिख देता हूँ, ये y इक्वल टू क्या रखना? साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ये ब्रैकेट वाला जो था ना, a1 प्लस a2 cos ऑफ फाइव, इसके जगह पे क्या लिखना है जी? r cos थीटा, ठीक है, प्लस a2 साइन ऑफ फाइव cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, बराबर है? इसकी जगह पे क्या लिखना है? r साइन थीटा, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स r cos फाइव प्लस r साइन थीटा cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, बराबर है? ये समझा आपको? तो देखो r दोनों में सब में कॉमन है ना, तो r बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन ऑफ थीटा। तो देखो ये तुम्हारा साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन फॉर्म हो गया, साइन ए, देखो ये साइन ए हो गया, फिर cos बी हो गया, फिर cos ए हो गया, साइन बी हो गया। तो इनको कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ? r इक्वल टू y इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा लिख सकता हूँ, प्लस थीटा, ये आपका रेडियस फॉर्म हो गया, समझा? चलो जहां तक लिख लो, फिर मैं स्क्वायर करके बताता हूँ। राइट वाला हो गया लिख के? हाँ। ओके, मिटा दो। तो देखो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, क्या था आपका? r cos थीटा इज इक्वल टू क्या था जी? a1 प्लस a2 cos ऑफ फाइव, ठीक है, और दूसरा था r साइन थीटा इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ फाइव। देखो इक्वेशन 1 और इसको 2 ले लो, नहीं तो इसको 1 ले लो, इसको 2 और इसको 3। इक्वेशन 2 और 3 को स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? लिख लो यहाँ पे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1
एंड 3 एंड एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, क्या मिलेगा? ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, बराबर है। और यहाँ पे ये भी स्क्वायर कर लो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोनों को स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया, तो देखो ये दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको एक्सपेंड कर लो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाइव प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। यहाँ क्लियर है? इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर दिया, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आर स्क्वायर इंटू 1 हो गया ये, ठीक है। ये आइडेंटिटीज होता है, तो ये दोनों सेम रहेगा तो 1 हो जाता है। ये एंगल सेम होना चाहिए सर। अभी देखो इसको ऐसे ही रखो, ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ? a2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, तो a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई ऐसे लिख लो, और ये दोनों में से a2 कॉमन ले लो, तो ये क्या मिलेगा? cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो ये भी 1 हो गया ना, तो क्या मिला? a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाइव प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो r इक्वल टू क्या मिला? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाइव, तो ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देगा। क्या देगा ये? जब दो वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगे तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट इधर हो गया। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट लिखना, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली proportional to a square of amplitude, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या आएगा? के आर स्क्वायर, तो ठीक है, तो A1 के जगह पे I लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। ये आपका इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस के A1 A2 cos ऑफ फाइव, ठीक है। के से मल्टीप्लाई कर दिया हम दोनों साइड, बाकी सेम है, ये इक्वेशन सेम है ना। देखो ये वाला ठीक है, वही लिखा हूं मैं, ठीक है ना, सिर्फ के से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो I1 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? के A1 स्क्वायर प्लस I2 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? के A2 स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला जो है ना रिड्यूस हो जाएगा, ये वाला cos फाइव वाला। देखो कैसे रिड्यूस होगा? I इक्वल टू इसके जगह पे I1 लिखूंगा, तो ये I1 प्लस I2 हो जाएगा। इसके जगह पे I1 लिखा, इसके जगह पे I2 लिखा, तो अभी A1 क्या आएगा? यहाँ से स्क्वायर रूट आएगा ना, तो ये लिख देना प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 cos ऑफ फाइव, तो ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी देगा। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दिया था, ये क्या देगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो ये फॉर्मूला दोनों याद रखना, ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो फाई का वैल्यू 0, 2 पाई 3 पाई होगा, ठीक है। तो एक केस लिख लो, पर्टिकुलर केस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? cos फाई का वैल्यू आएगा +1, तो 1 कब पे होता है? देखो cos 1 कब होता है? 0 एंगल पे, 0 पे ये मैक्सिमम होता है, 0 पे, फिर 2 पाई पे, फिर 4 पाई पे, मतलब ये इवन का मल्टीपल होगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है।
तो फाई का एंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, 4 पाई होना चाहिए, 6 पाई होना चाहिए। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो आई मैक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2। ये आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू देगा। इसको I मैक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करोगे ना तो यही आएगा, ठीक है। और इंटेंसिटी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, K इंटू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है, R के फॉर्म में। चलो यहाँ पे लिखो, फिर डिस्ट्रक्टिव वाला बताता हूँ। नेक्स्ट देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो उसमें क्या आना चाहिए, cos फाई का वैल्यू -1 आना चाहिए। तो -1 कब होता है जी, पाई पे होता है। जैसे cos पाई डालूंगा, जिसको हम लोग cos 180 डिग्री बोलते हैं, तो ये -1 आएगा। तो ये ऑड मल्टीपल हो गया ना, तो पाई के बाद क्या आएगा, 3 पाई, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई, ठीक है। तो ये ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई को क्या लिख सकता हूँ, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल को जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2m-1। तो आई मिनिमम वैल्यू देगा यहाँ पे तुम्हें, ये आ जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2। तो ये तुम्हारा I1 स्क्वायर रूट माइनस I2 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर है। तो ये I मिनिमम देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा जी, K इंटू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।